नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण के एक प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे, जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो राजस्थान का एग्जाम हो, डीएसएसबी, बीपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, झारखंड, एमपी, सीजी, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी राज्यों में हिंदी पट्टी या फिर जहाँ पर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड पाठ्यक्रम में पोर्शन होंगे, उनके दृष्टिकोण से आज का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखने के लिए मैं कई परीक्षाओं को लिख सकता था, लेकिन वक्त उसमें ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए आप सभी जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने पास रखिए। इसके बाद उससे मिलाते हुए इस प्रैक्टिस सेट को देखिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन दिया गया नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। तो चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि इन प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। गमगीन जो शब्द यहाँ पर बना हुआ है, इसमें ईन प्रत्यय नहीं लगा है। बाकी देख रहे हैं कि नमक से नमकीन बना है, रंग से रंगीन बना है, शौक से शौकीन बना हुआ है। यानी कि प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में जाकर लगता है और उसके अर्थ में बदलाव कर देता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा है उपसर्ग, जो कि शब्द के पहले जाकर लगता है और अर्थ में बदलाव करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नमक से नमकीन बना है, रंग से रंगीन और शौक से शौकीन। तो जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन दिया गया मंजुल, अतल, मांसल, श्यामल। तो ल प्रत्यय से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बना हुआ है? तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है आपके मन में आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अतल शब्द जो है वो ल प्रत्यय से नहीं बना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मंजू से मंजुल शब्द बना है, मांस से मांसल शब्द बना, श्याम से श्यामल शब्द बना है। यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, खासतौर से अतल को छोड़ दिया जाए तो सबके अंत में ल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? अतल। क्योंकि हम अतल में अगर ल को हटा देंगे तो और कोई शब्द हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा जो मूल शब्द है। लेकिन मंजू, मांस, श्याम ये ऑलरेडी शब्द हैं, लेकिन इनमें आकर जुड़ गया है ल और अर्थ में क्या कर रहा है? बदलाव कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना था कि कौन प्रत्यय नहीं है। आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन दिया गया स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। तो किसमें गार प्रत्यय नहीं लगा है? उसी पैटर्न पर यह सवाल यहाँ पर लगभग पूछा गया है और आप तुरंत कैच कर लिए होंगे कि कौन सा इसका सही जवाब है। बिल्कुल आप लोग सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है कि स्नानागार में जो गार शब्द आया हुआ है यह प्रत्यय के तौर पर नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं याद से बना यादगार, मदद से बना मददगार, रोज से बना रोजगार। ठीक है, तो यहाँ पर स्नाना शब्द यहाँ पर है। ठीक है, स्नानगार होता तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम इसको सही करते, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्नाना है और स्नानगार कोई जगह नहीं होती है, बल्कि स्नानागार ही होता है। तो गार प्रत्यय से स्नानागार नहीं बना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी यहाँ पर शब्द बने हैं सभी में गार प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम की जब भी चर्चा की जाती है तो हमारे दिमाग में आता है कि संस्कृत निष्ठ जो शब्द होते हैं उन्हें हमें तत्सम शब्द के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं, दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु, तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। त्योहार जो शब्द दिया गया है यहाँ पर, यह तत्सम में नहीं है। त्योहार का जो तत्सम होता है उसको बोलते हैं तिथिवार। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, जो कि बाद में धीरे धीरे त्योहार के रूप में बदला और फिर ये त्योहार हो गया। और कई बार तो ये भी देखने में आता है कि शुद्ध अशुद्ध में भी ये शब्द पूछ लिया जाता है कि कैसे लिखा जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको अ की मात्रा दे देते हैं, जो कि क्या है? गलत है। क्योंकि
देवनागरी लिपि की खास विशेषता ये होती है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्योहार कैसे, अगर तद्भव भी है तो किस तरीके से लिखा गया है इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। ऊपर दुर्बल, आदर और बिंदु जो शब्द दिए गए हैं सब तत्सम शब्द हैं, त्योहार शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ऑप्शन दिया गया है विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रकट, आग, पत्र, दही, दंड, शिर, शाक। इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द तत्सम है, ये हमें बताना है। तो आप देख रहे हैं कि कोई कोई ऐसा शब्द यहाँ पर है जिसमें कि तद्भव आ गया है, ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं कि तद्भव शब्द आया हुआ। तो इस तरीके से ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। सही जवाब है ऑप्शन डी, दंड, शिर और शाक। ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये क्या है यहाँ पर तत्सम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? अभी तक हम प्रत्यय की बात कर रहे थे, अब उपसर्ग की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो बताना कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि उपसर्ग के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुनाह। तो आपके दिमाग में तुरंत आना शुरू कर दिया होगा कि इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। ऑप्शन दूसरा है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, बल्कि आप देख रहे हैं बेकार में बे उपसर्ग लगा है, बेखबर में बे उपसर्ग लगा है, गुनाह बेगुनाह, ठीक है। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा हो गया। यहां पर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। पूछेगा कि निम्न किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? अब हमें सिर्फ एक नहीं बताना है बल्कि तत्सम भी बताना है और तद्भव भी बताना है। तो विकल्पों को हम देखते हैं। लिखा है आंख, काक, आम, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाघ, बिच्छू। तो किसमें तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? आप भी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे। सही जवाब है इसमें पहला ऑप्शन है जिसमें कि तत्सम भी दिया गया है और तत्सम दिया गया और तद्भव भी दिया गया है। काक किसका हो गया? कौवा का हो गया, ठीक है। और आम किसका हो गया? आम्र का हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तत्सम और तद्भव दोनों दिया गया है। बाकियों में आप देख रहे हैं कि सभी शब्द क्या है? तद्भव है, ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन में देखें तो तीनों में जो भी शब्द दिए गए ज्यादातर तद्भव ही दिए गए। ज्यादातर क्या मतलब सभी दिए गए। अब आपके मन में आने लगा होगा कि सर आप इन सभी का भी बता दीजिए कि किसका क्या तत्सम है या किसका तद्भव है। तो अभी आपको मैं स्पेस दे रहा हूं, इन शब्दों को देखिए, ठीक है। जैसे कि आसरा का हो गया आश्रय, दही का हो गया दधी, गांव का हो गया ग्राम, बाघ का हो गया व्याघ्र, ठीक है। तो इस तरीके से कबूतर का हो गया कपोत। तो जितने शब्दों को आप जान रहे हैं कम से कम अपने आईक्यू लेवल से उन शब्दों को जरूर यहां पर देखिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है ओखली, टोटका, टेंटुआ, किवाड़। तो देशज शब्द हमें यहां पर बताना है। तो देख रहे हैं आपकी ओखली प्राय आपने देखा होगा, टोटका भी है, किवाड़ भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर टेंटुआ जो शब्द प्रयोग किया गया है ये क्या है? देशज शब्द, ये खास इलाके के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी सभी शब्द आप देखेंगे कि इनका जो भी प्रयोग होता है व्यापक स्तर पर होता है, लेकिन टेंटुआ शब्द क्या है? यहाँ पर देशज है। और देशज शब्द यानी कि ऐसा शब्द जो कि खास एरिया में पैदा हुआ हो और वहीं के लोग उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे थोड़ा उटपटांग टाइप के भी होते हैं, ठीक है ना। तो टेंटुआ इसमें आप देख रहे हैं कि उटपटांग है, इस तरीके से ये क्या है? देशज है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? यानी हम इस प्रैक्टिस सेट में ज्यादातर क्या देख रहे हैं? शब्द भंडार पर आधारित क्वेश्चन को देख रहे हैं। अभी तक तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय को हमने देखा। अब आ गया विदेशी मूल के शब्द कौन कौन से। ऑप्शन दिया गया इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, उसने मुझे आवाज दी, कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए,
वह सदैव सच बोलता है। तो किस वाक्य में बताया गया कि विदेशी मूल के शब्द नहीं है? हमें नहीं पर जोर देना है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि किसी न किसी शब्द में कोई न कोई विदेशी आपको दिखाई पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर मालूम है, यहाँ पर आवाज है, यहाँ पर कार, बस जो दिया गया है ये विदेशी शब्द है। ठीक, ऑप्शन चौथा जो है कि वह सदैव सच बोलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कहीं न कहीं तत्सम शब्दों का यहाँ पर ज्यादातर प्रयोग किया गया है या फिर तद्भव शब्द है। ठीक है, आप विदेशी शब्द कोई नहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथे ऑप्शन में। इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? ऑप्शन दिया गया है दोस्त, खुशी, अकेला, साहस, देहात, आसमान, चेहरा, मौसम। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें विदेशी मूल का शब्द है ही नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अकेला और साहस जो शब्द है ये विदेशी मूल का नहीं शब्द है। बाकी आप देखेंगे कि दोस्त, खुशी, देहात, आसान, चेहरा, मौसम कहीं अरबी फारसी का शब्द है। ठीक है, आप यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं जो विकल्प 2 दिया गया है ये क्या है? तद्भव और तत्सम शब्दों पर आधारित हुआ। तो इसी तरीके से हम अपने पूर्व अभ्यास के माध्यम से आईक्यू लेवल से इन प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश पे अलग अलग समय में शासन रहा है, और न सिर्फ शासन रहा है बल्कि उन शब्दों को भी हमने ग्रहण कर लिया है और हम उसका आभास नहीं करते हैं। कुछ शब्द आप देखेंगे पुर्तगाली हैं, कुछ हैं डच हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, कुछ फ्रेंच के शब्द हैं, कुछ तत्सम तद्भव तो यहीं के हैं, और इसके अलावा अरबी फारसी के भी शब्द आप प्राय देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? सहज, संजोग, समंदर, गात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, छकड़ा, गाजल, काजल, खेत। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके सभी शब्द तद्भव है। तो आप देख रहे हैं कि किसी ने हर में कुछ न कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें कि तत्सम कुछ शब्द आ गए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, जिसमें छकड़ा, काजल और खेत सभी शब्द क्या है? तद्भव में। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगले प्रश्न पर बात करें तो पूछा गया कि इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा से सवाल यहाँ पर पूछा जाने लगा, और संज्ञा का एक जो पार्ट है भाववाचक संज्ञा, उससे रिलेटेड यहाँ पर यह सवाल पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं। ऑप्शन दिया गया प्राथमिकता, सुंदरता, समता, ममता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन चौथा है। ममता शब्द जो है वो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। अब बाकी देख रहे हैं कि सुंदर, सम और प्राथमिक से जो शब्द बने हुए हैं सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब मम यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरीके से क्या है? मम मतलब होता है मेरा। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप सर्वनाम से जोड़कर देख सकते हैं, उससे ये शब्द बना हुआ है। ठीक, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं। ऑप्शन दिया गया है पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि क्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक, तो आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि पढ़ाई शब्द पढ़ना से बना है, दौड़ना से दौड़ शब्द, उतराना से उतराई शब्द। लेकिन यहाँ पर खटाई शब्द क्या है? ये विशेषण है। कोई चीज जब खट्टा से बना हुआ है, खटाई। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके लिए सभी प्रश्न बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि हर प्रश्न को आपको कठिन मानकर ही देखना है, क्योंकि यही आसान प्रश्न परीक्षाओं में आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देते हैं, और किसी प्रश्न को आपको इजीली नहीं लेना है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच आप खेलते हैं तो किसी भी बॉल को आपको इजी नहीं लेना है,
कौन बॉल जाके आपके पैड पर लग जाए, कौन बॉल सीधे आपके स्टंप को उड़ा दे और किस पे आप किनारा दे बैठे। तो कहीं ना कहीं क्यों क्रिकेट का मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि ढेर सारे विद्यार्थी हैं जो कि इससे जुड़े हैं और न सिर्फ क्रिकेट वो देखते हैं बल्कि अपने जीवन में भी उसको उतारने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि एकदम आसान सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में किसी भी सवाल को आसान आप मत मानिए, उसको देखिए, रीड कीजिए और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठाइए। अगला प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विशेषण के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से गुणवाचक विशेषण एक इसका प्रकार है और उसमें गुणवाचक मतलब कि कोई किसी गुण का पता चलता हो। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक तो संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एक जगह संबंधवाचक विशेषण दिख रहा है, लेकिन कपटी व्यक्ति यानी कि किसी न किसी गुण के तरफ संकेत किया जा रहा है, तो क्या हो गया, कपटी व्यक्ति। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप क्लियर नहीं है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक एक तरीके से देखा जाए अनेक लोग, ठीक। तो इसका जो सही जवाब क्या है, ऑप्शन तीसरा है, जिसमें कि कपटी व्यक्ति से दूर रहने की बात की जा रही है, यानी कि गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। जब क्रिया की हम बात करते हैं तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की चर्चा बार बार होती है। सकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता है और अकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं है। तो सकर्मक हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया कि वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। तो इन विकल्पों में आप देख रहे हैं कि कर्म किसमें है, किस वाक्य में। सही जवाब है वह क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। क्या से हम कर्म का पता कर सकते हैं कि क्या कर रहा है, वह अभी तक सो रहा है। ठीक है, तो सोना क्या है, अकर्मक क्रिया में व्यक्ति एक जगह स्थिर रह के क्या करता है, सोता है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, यानी बच्चा जो है वो बहुत देर से क्या कर रहा है, एक जगह बैठे बैठे रो रहा है। धावक मैदान में दौड़ रहा है, यहां पर देखिए क्रिया तो हो रही है, लेकिन क्या है कि धावक क्या कर रहा है, तो दौड़ रहा है, तो सीधे सीधे कर्म दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें सकर्मकता नहीं है। यहां पर एक वह क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक, तो यहां पर पतंग शब्द है, पतंग से क्या हो गया, सकर्मक क्रिया के रूप में वाक्य बदल गया। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। मतलब संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। ऑप्शन दिया गया है, भूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि संज्ञा है लेकिन उसका निर्माण किससे हुआ है, क्रिया से हुआ है। ठीक, तो अपना दिमाग दौड़ाइए। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन पहला है। यहां पर इसका सही जवाब है कि भूल, यानी भूलना से क्या हुआ, भूल बन गया है, और हंसना से हंसी। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन क्या हो गया, यहां पर सही हो गया। दोनों शब्द हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि शिक्षा, अच्छाई, मिठास विशेषण के तौर पर आ गया। ठीक, और तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया वो क्या है, संज्ञा शब्द जो कि क्रिया से निर्मित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा जा रहा है कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण, ऐसा विशेषण जो कि क्रिया की क्या करता हो, विशेषता बतलाता। ऑप्शन दिया गया है, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए। तो इन वाक्यों में आप देखिए कि किस वाक्य में क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। क्रिया विशेषण उसको कहेंगे। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि क्रिया विशेषण रहित है, ये हमें बताना है। यानी कि सीधे सीधे नहीं या फिर असत्य की जगह पर रहित शब्द का प्रयोग किया गया है, क्रिया विशेषण रहित है। तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, ठीक है, ध्यान पूर्वक, सुनने की क्रिया क्या है, ध्यान पूर्वक, तो ये तो नहीं हो, ये तो इसमें क्रिया विशेषण है। सुबह से वर्षा
लगातार हो रही है लगातार। चले गए अचानक। तो ये तीनों वाक्य आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं कहीं क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। यहाँ पर विद्यार्थी यानी कि संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है। यहाँ पर होशियार कौन है, विद्यार्थी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, जो कि क्रिया विशेषण से रहित है। टेक्निकल पॉइंट से इनको ध्यान देना है, जल्दीबाजी में ऐसे प्रश्नों को नहीं हल करना है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिया गया है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। तो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय का मतलब ऐसा शब्द जिसके कहीं भी प्रयुक्त होने पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल होता है जरूर। तो संबंध सूचक कौन सा है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, पुलिस के सामने झूठ बोला। ठीक है, यहां जो सामने शब्द आया हुआ है एक तरीके से आप देखेंगे क्या है, अव्यय के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। यहां पर के है जो कि संबंध को बतला रहा है, किसके सामने, पुलिस के सामने। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों, तो इसमें संबंध नहीं बल्कि जो कारण है, करण संबंध सूचक जो होता है उससे रिलेटेड है। मैं पै पर आप देख रहे हैं कि अधिकरण, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, तो ये तो हो गया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। विस्मयादि बोधक जैसा कि मैंने बताया था कि जिसमें हर्ष, शोक, विषाद, ठीक है, आश्चर्य, इस टाइप की घटना हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक शब्दों को प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है हमें बताना है। इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो हमें बताना कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो सही जवाब है कि ये प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो चौथा है ये सही जवाब है। ये वचन के अनुसार विकार होता है, ये बोला जा रहा है कि केवल शोक और घृणा में भाव प्रकट होता है, बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हर्ष में भी आता है, विषाद में, शोक में, आश्चर्य में। ठीक, तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात क्या है, हिंदी व्याकरण में हमने बताया हुआ है, हिंदी व्याकरण के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो निपात को देखेंगे। ठीक है, और ये कई बार इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछ लिया जाता है। निपात का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द को लगाने से अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है ये हमें बताना है। वह कल ही चला जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, वह तो आज आएगा। तो इसमें किसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है हमें बताना है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही शब्द हो गया, भी शब्द हो गया, तो शब्द हो गया, ये सब क्या है, निपात के अर्थ में आते हैं। जैसे यहां पर शब्द होता कि वह कल चला जाएगा, तो ठीक है वो कल चला जाएगा तो भी वो जाएगा, लेकिन वह कल ही चला जाएगा, ये ही शब्द आया है तो भी बहुत ज्यादा इस वाक्य पे बस जोर दिया जा रहा है, लेकिन वाक्य में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं उसके साथ जाऊंगा, लेकिन भी लग गया है तो थोड़ा सा जोर यहां पर दिया जा रहा है, वह तो आ जाएगा। तो ये शब्द आप देख रहे हैं कि सब निपात के अंतर्गत है। ठीक, तो तीसरा वाक्य यहां पर देख रहे हैं कि इसमें कहीं निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कम से कम इस प्रश्न के माध्यम से आप निपात से जरूर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से शब्द ही है, भी है, तो है। ठीक है, कई बार तो इन शब्दों का प्रयोग हम अनावश्यक रूप में भी लगा देते हैं, कोई भी बात बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते रहते हैं, आपने सुना भी होगा और मैं भी कई बार इस चीज का प्रयोग करता हूं। खैर, तो इसका जो सही जवाब हो गया क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया
अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। अकर्मक रूप में हमें बताना है कि किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन दिया गया है, वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, मां पुत्र को समझाती है, मदारी भालू को नचाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया है? ठीक, तो देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है वह बिना बात ही हंस रही है। वाक्य को पढ़ने से ही लग रहा है, और जहां पर बिना होता है वहां पर तो कोई क्रिया होती नहीं है। यहाँ पर एक अलंकार होता है, बिना के अर्थ में एक अलंकार का प्रयोग होता है कि बिनु पग चले, बिनु सुने काना। तो यहाँ पर क्या है कि बिना बात के ही हंस रहे। कई बार आप लोग देखे भी होंगे व्यवहारिक जीवन में कि कोई व्यक्ति बिना बात के ही, लेकिन एक चीज है कि वो जब कोई सोचता है तभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि कोई बात है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, अकर्म, इसमें कर्म कोई नहीं हो रहा है। सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, चित्र कम से कम बनाए बच्चे। माँ पुत्र को, किसको समझाती है? पुत्र को समझाती है। मदारी किसको नचाता है? भालू को नचाता है। तो सब में क्या है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है। पहला ऑप्शन जो है इसमें क्रिया नहीं हो रही है। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं, यानी कि बने हुए हैं। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से बने। ऑप्शन दिया गया है, शिक्षित कमाऊ, भीतरी आपसी, पीड़ित दयनीय, वार्षिक निचला। तो कौन सा ऐसा शब्द समूह है जिसमें कि विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से बने? तो पहले हमें ध्यान में रखना है कि संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, और जो इनकी विशेषता बतलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक, तो हमें देखना है कि कौन व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आधार पर यहाँ पर चीजें हैं। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर पीड़ा से पीड़ित शब्द बना, दया से दयनीय शब्द बना। अब चूंकि आपके दिमाग में आने लगा होगा कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इस सब आप बोल रहे हैं तो क्या है, लेकिन संज्ञा के भेद भी कुल 5 भेद हैं। उसमें पीड़ा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा से एक तरीके से देखा जाए तो इसका संबंध है। इस चीज को भी आपको देखना है। पीड़ा एक भाव है, दया एक भाव है। इन्हीं चीजों से बना, पीड़ा से बना पीड़ित और दया से बना दयनीय। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसलिए संज्ञा का तो सामान्य जो परिभाषा है उसको हमने बताया, लेकिन उसके भेदों को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, सरसी, आपगा, पयस्विनी, तटिनी। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी, आप देख रहे हैं कि अपगा मतलब नदी है, पयस्विनी मतलब नदी होता है, तटनी मतलब नदी होता है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि सरसी का मतलब क्या है। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसका संबंध तालाब से है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला हो गया। तो नदी का पर्यायवाची नहीं है। आगे की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए कि नदी की पर्यायवाची क्या क्या है, आपगा, पयस्विनी और तटिनी। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? पेड़ के पर्यायवाची कौन से? ऑप्शन दिया गया है, वृक्ष, अरण्य, रसाल, पादप, पुहुप, तरु, विटप, ध्रुव। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पेड़ के पर्यायवाची सभी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विटप और ध्रुव। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। आपको याद आ गया होगा कि किस कवि की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं, वृक्ष यहां पर दिया है, अरण्य मतलब जंगल, रसाल आम का पेड़, पादप मतलब पौधा। ठीक, तो जितने भी विकल्प ऊपर दिए गए सभी में आप देख रहे हैं कि पेड़ के कुछ शब्द तो हैं लेकिन कुछ नहीं है। विटप और ध्रुव एकदम से सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? ऑप्शन दिया गया, इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पिक, रात, यामिनी, ऊंट, करब। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन दूसरा। कपोत मतलब क्या होता है? कबूतर होता है। पीक मतलब कोयल।
तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने भी दिए गए, इच्छा, अभिप्सा मतलब भी इच्छा से है, रात, यामिनी, ऊंट, करब। करब को यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये इसमें जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा है। अगला शब्द है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। निपात का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसके पहले भी इसी तरीके का प्रश्न आया था और तुरंत आपने कैच कर लिया होगा कि ऑप्शन दूसरा है। तो शब्द यहाँ पर आ गया है, तो ये क्या हो गया? निपात का प्रयोग हो गया। वह पटना गया था, ये सामान्य तौर पर है, ठीक। मुझे आने तो दो, तो शब्द आ गया, सही हो गया निपात। संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा है। निपात से धीरे धीरे आप परिचित हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? ऋजु, वक्र, सघन, विरल, संग्रह, परिग्रह, सम्मुख, विमुख। तो किसमें कौन सा ऐसा युग्म दिया गया है जो कि विलोम युग्म नहीं है? ठीक है, तो आप अपना दिमाग इसमें दौड़ाइए, फिर देखते हैं कि कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पर ऋजु का जो विलोम है वक्र होता है, सही है। सघन का विलोम विरल, सम्मुख का विलोम विमुख। तो इसका मतलब है कि जो संग्रह और परिग्रह ये दोनों क्या है? एक तरीके से समानार्थी, विलोम युग्म के रूप में नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम युग्म है, फिर से बताना हमें कि विलोम युग्म कौन सा है इसमें? तामिस, आमिस, विज्ञ, अभिज्ञ, मूढ़, विमूढ़, सुकर, दुष्कर। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि विलोम युग्म है? तो सही जवाब यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन चौथा है, सुकर दुष्कर जो है वो विलोम युग्म है। बाकी का आप देखेंगे कि सामिस, निरामिस, विज्ञ, अज्ञ, मूल का। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, हमें बताना है। तो समश्रुत का मतलब कि सुनने में समान रूप से सुनाई पड़े, समान रूप से सुनाई पड़ने को हम क्या बोलेंगे? समश्रुत। लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। जैसे दिया गया वृंत, वृंद, श्रोत, शोध, वसन, व्यसन, रित, ऋतु, ठीक। तो ये इसमें आप देखेंगे कि कुछ शब्दों का अर्थ आपको पता होगा, कुछ शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा। तो कौन सा है जो कि अर्थभेद के दृष्टिकोण से सही नहीं है? यहां पर बताया गया कि वृंत, वृंद, वृंत मतलब समूह और वृंद, ठीक है। आपने देखा होगा कहा जाता है कि गुरु वृंद के चरणों को स्पर्श करते हैं, ठीक है, यानी कि गण। यहां पर दिया गया है डंठल। तो वृंत का मतलब देखिए इसमें इन शब्दों का सही अर्थ भी नहीं दिया गया है, ठीक। वृंद मतलब समूह और वृंत मतलब डंठल, ठीक। और डंठल जिसको कि हम एक तरीके से तना कह सकते हैं, ठीक। तो क्या कर दिया गया इसमें? इसको उल्टा कर दिया गया। सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। लेकिन आगे की परीक्षा के लिए हमें ध्यान रखना है कि शोध का मतलब क्या है? सूजन, ठीक है। शोध मतलब शुद्धि संस्कार, ठीक। या फिर शोधन शब्द से बना हुआ है, खोज करना। वसन मतलब कपड़ा और व्यसन मतलब बुरी लत, यानी कि कोई आदत आपको लग गई हो उसको व्यसन भी कहा जाता है। इसी से शब्द बना हुआ है व्यसनी। ऋत मतलब सही, और ऋतु मतलब कि मौसम या फिर वर्ष का एक भाग। तो आगे के लिए इन शब्दों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? समश्रुत यानी कि सुनने में समान रूप से सुनाई दे, अर्थभेद सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया हरण, हरिण, स्रोत, स्रोत, ठीक, चिर, चीर, द्रव, द्रव्य। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। इसमें भी क्या किया गया है कि केवल शब्दों के अर्थों को इधर उधर घुमा फिरा दिया गया है। चिर का मतलब होता है दीर्घ काल, ठीक। इसीलिए आपको निमंत्रण कार्ड मिलता होगा
तो उस पर लिखा रहता है चिरंजीवी फला XYZ। आपने देखा होगा निमंत्रण कार्ड। ठीक, कई बार तो लिखा रहता है आत्मज, ये भी लिखा रहता है। ठीक, तो चिरंजीवी मतलब कि लंबे समय तक जीवित रहे, दीर्घ काल। और चीर मतलब वस्त्र। चीर शब्द का प्रयोग प्राय एक प्रयुक्त होता है, जैसे चीर हरण। जब भी महाभारत की चर्चा होती है तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, चीर हरण। ठीक, तो इसी में क्या कर दिया गया, उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। बाकियों को आप देखेंगे, हरण मतलब कि चुराना, हरिण मतलब कि मृग, स्रोत मतलब कि धारा, और स्रोत मतलब कान, इसी से बना हुआ है श्रोता। श्रोता शब्द का मतलब कि जो व्यक्ति को अपना कान दे दे वो क्या है, श्रोता। यानी कि कान देना मतलब ध्यान देना। ठीक, इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि कान खोलकर सुनिए, मतलब कि ध्यान देकर सुनिए। द्रव तरल, द्रव्य मतलब पदार्थ। तो आपने देखा, ऐसे प्रैक्टिस सेट में हमने समश्रुत शब्दों को देखा, विलोम को देखा, तद्भव तत्सम को देखा, शब्द भंडार को देखा, अलग अलग ढंग के प्रश्नों को देखा, सकर्मक अकर्मक क्रियाओं के बारे में देखा, निपात के बारे में देखा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा। तो उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। 30 प्रश्न थे, लेकिन ये 30 प्रश्न अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे या फिर इसको समझ लेंगे तो आगे की परीक्षाओं की जो राह होगी वो आपके लिए बहुत ही सुगम होगी। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।